आजकल का बदलता दौर और हमारे जीने का बदलता हुआ तरीका। इस सब में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने अगर कुछ है, तो वो है हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत और हमारे शुद्ध पानी की जो व्यवस्था है वो ठीक रहे। सभी को शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध पानी उपलब्ध हो। इसको लेकर यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन जो है उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम के कुछ गोल्स भी हैं जो समय समय पर बनाए जाते हैं। लेकिन इसी गोल्स को लेकर के कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज बिना किसी ज़्यादा भूमिका के इस प्रोग्राम की मैं इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी हम शुरू करना चाहेंगे अपने गेस्ट के साथ, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन हम चाहते हैं आपके साथ हो, क्योंकि बहुत ग्राउंड का एक एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें हम जानेंगे कि आप खुद अपना अच्छा ऑक्सीजन स्टेशन कहाँ पर बना सकते हैं, घर पे हैं तो कैसे बना सकते हैं, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप वेस्ट टू वेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। और आज इसी के साथ हम इनवाइट करते हैं, आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं साक्षी जी हैं, जो फाउंडर हैं जंगल वेज की, और वैसे जो है ये अपना पीएचडी कर रहे हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल से। तो जो इनका पीएचडी का टॉपिक है उसके ऊपर हम बाद में कभी इनसे बात करेंगे जब वो इनका थीसिस कंप्लीट है उस तरफ जाएंगे। लेकिन अपने इस एजुकेशन जर्नी के दौरान इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो जंगल वेज के फाउंडर हैं। और अलग अलग तरीक़ों से ये लोगों को वर्कशॉप में ट्रेनिंग देते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे लोग अपने जिसको बोलते हैं ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन हम अगर इसको बोल दें इस तरीके से, तो उसकी तरफ ये लोगों को गाइड करते हैं। और ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा इनका काम है, जो अगर आप जा करके जंगल वेज की वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। तो साक्षी जी, आपका स्वागत है हमारे रिसर्च होम के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू अजय जी। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया लोगों से अपनी बात रखने के लिए और जंगलवास लोगों तक पहुंचाने के लिए research.com के थ्रू। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले शुरुआत में साक्षी जी मुझे यही आपसे जानना है, कोई भी काम जब शुरू होता है तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन उसको लेकर के होती है कि हम या तो उस गैप को प्रयास करते हैं कि वो गैप कहाँ है, उस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम एक आइडिया के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका ऑक्सीजन स्टेशन का है, तो इसमें आपको कैसे लगता है कि हमें ऑक्सीजन स्टेशन क्यों चाहिए? चाहे हम घर की बात करें या चाहे हम अपने वर्किंग प्लेस की बात करें, तो हमें ऑक्सीजन स्टेशन की ज़रूरत है क्यों? जी देखिए, बात अगर हम इस तरीके से चालू कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले हम डिस्कशन नहीं करते थे। मतलब एक ऐसा पॉइंटर था कि कंसिडरेशन में नहीं रखा जाता था, लेकिन आज की डेट में हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब विषय थोड़ा गंभीर है, इस पे बिल्कुल। चर्चा करने की जरूरत है। और आने वाले 10 सालों में हो सकता है कि हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो अपने आसपास, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई चीज इजाद करें जो ऑक्सीजन के रिप्लेसमेंट में या एक सब्स्टिट्यूशन के वे में, जैसे हम ऑक्सीजन टैंक कहें तो उचित रहेगा, वो आ सकता है। तो ऑक्सीजन स्टेशन बेसिकली एक ऐसी स्पेस है जो कि परिपूर्ण होती है हर तरीके के उन पेड़ पौधों को लेकर के। मतलब दिस इज नॉट वेरी साइंटिफिक जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज अ वेरी जनरल डिस्कशन। बट इस बिल्कुल। जनरल डिस्कशन को हम ह्यूमन से, एक कॉमन मैन से जो एक लैबोरेटरी में बैठ के रिसर्च करता है, या एक क्लैरिकल स्टाफ जो अपनी फाइल्स को लेकर के टू एंड फ्रो ट्रैवल करता है, एक अफसर जो एक गाड़ी में बैठ करके एक इंस्टीट्यूट को रन करता है, या एक रोड पे चाय पे टपरी बेचने वाला व्यक्ति, एनीवन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसको ऑक्सीजन लगता है। तो ये एक ऐसा विषय है जो हर एक को कनेक्ट करता है और एक पर्टिकुलर माला में पिरोता है। एंड इट इज समहाउ कि ये जो ऑक्सीजन स्टेशन है, हर एक इंसान जो मैंने अभी आपके सामने रखे, उन सबको जरूरत है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हमें 5 मिनट की ऑक्सीजन ना मिले तो हम अभी कोलैप्स हो सकते हैं, और जो कि हमने कोविड के ड्यूरेशन में देख चुका है। तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हम ज्यादा फोकस ना करते हुए ऑक्सीजन स्टेशन पे फोकस करेंगे। तो ऑक्सीजन स्टेशन बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको हाई ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स का एक पूरा समूह मिलता है,
जिनकी टॉक्सिक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो हमारे वायुमंडल में निकलती है, अगर हम घर पे हैं, अगर हम ऑफिस में हैं, अगर हम एक ऐसी शहरी परिवेश में हैं या ग्रामीण परिवेश में हैं। आज की डेट में तो हम ग्रामीण परिवेश भी मैं इसलिए जोड़ूंगी क्योंकि बहुत जैसे ईंट का भट्टा चलता है गाँव में, जी है ना, लोग अपने खेतों पे लगा लेते हैं, तो उससे भी टॉक्सिन्स एमिट होते हैं, उससे भी एयर इम्प्योर होती है। और वही एयर अगर आपके खेत के बगल में है फॉर एग्जाम्पल, तो वही आपने कंज्यूम करी, आपने इनहेल करी, तो समहाउ आपके लंग्स को इम्पैक्ट कॉज करेगी। तो इसीलिए आपको एक ऐसे समूह के पेड़ों की जरूरत है जो एक आपका हाई ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी का स्टेशन बने। आप जहाँ पे उन पेड़ के और आगे बीच में जब रहें कुछ देर, तो आपको स्वच्छ हवा के अलावा कुछ और दूसरी चीज नहीं मिलेगी, और स्वच्छ मन के अलावा आपको कोई दूसरी चीज की अनुभूति नहीं होगी। इसको मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहूंगी, ऑक्सीजन स्टेशन। बिल्कुल। और ये बहुत नेचुरल भी है। इसी के साथ साथ अभी जो लोग इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो एक हम देखते हैं महानगरों में हम हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढने जाते हैं। फिर कुछ हमारे पास सुभान अल्लाह ही है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हम ढूंढ लेते हैं और उसकी चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से। जैसे अब दिल्ली में भी, मैं दिल्ली से हूँ, अभी दिल्ली में हूँ इस समय, वैसे तो बेसिकली पंजाब से हूँ, कि ऑक्सीजन पार्लर खुल गए हैं। आप जाइए, पैसे दीजिए वहाँ पर, और फ्रेश ऑक्सीजन आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। ये आप इस जो चलन है, ये वाला चलन, हम नेचुरल जो तरीके हैं उससे सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय ये हम आर्टिफिशियल सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं चीज़ों का। आप इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं, खासकर महानगरों के लिए? और ये जो आपका और ऑक्सीजन स्टेशन का कॉन्सेप्ट है, ये उसका एक अल्टरनेटिव किस तरीके से, बेहतर तो है ही ऑब्वियसली, बहुत बेहतर है, बिल्कुल नेचुरल है, तो ये किस तरीके से उसकी हमारी जरूरत को बिल्कुल खत्म कर देगा? ये हमें आर्टिफिशियल क्यों चाहिए ऑक्सीजन पार्लर? जंगलवास बहुत प्रिसाइसली यूएनडीपी के गोल नंबर 11 और 13 पे वर्क कर रहा है, जो कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को फोकस करता है और क्लाइमेट चेंज को फोकस कर रहा है। इसके जी अलावा जितने भी यूएनडीपी के गोल्स हैं, उन पे हम इतना प्रिसाइसली फोकस नहीं कर रहे जितना इन दो पे कर रहे हैं। अब जो ऑक्सीजन पार्लर्स की आपने बात करी, मतलब अगर ऑक्सीजन पार्लर हमारे एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, दैट मीन्स वो एक बिजनेस मॉड्यूल है डेफिनेटली। बिल्कुल। और अगर एक बिजनेस मॉड्यूल हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं उस चीज की आवश्यकता पड़ रही है या पड़ेगी इन फ्यूचर को ही ध्यान में रखते हुए। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क लेता है एक बिजनेस को लॉन्च करने में। तो आप इस चीज को तो इस तरीके से एक बिंदु को ऐसे देखें कि अगर ऑक्सीजन पार्लर्स हमारे इजाद हो रहे हैं, टिकट काट करके आप अंदर जाएंगे और स्वच्छ हवा वायु वायु को आप लेने जा रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉड्यूल बहुत सक्सेस जाएगा या नीड है। इट्स द नीड ऑफ एन आवर। अब इसमें मैं अपने ऑक्सीजन स्टेशन को कैसे देखती हूँ, तो ऑक्सीजन स्टेशन कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है एज ऑफ नाउ। जब हमने इसको प्रिपेयर किया था बैक इन 2017, तो ये एक पैशन प्रोजेक्ट था जो हमारे घर से चालू हुआ था और हमारे घर के बैकयार्ड से स्टार्ट हुआ था, जो कि मात्र 800 स्क्वायर फीट में था, और जिसमें मिट्टी का पोर्शन था, सीमेंटेड पोर्शन भी था, दीवारें भी थी और खुली छत आसमान भी था। तो इस जी पूरे इलाके को मिलाकर के हम 800 स्क्वायर फीट का एक स्ट्रक्चर हमने कहा। बाद में जब ये डॉक्यूमेंट हुआ, पहले तो क्या आप स्ट्रक्चर देखते हो, क्या आप नपाना देते हो, आप तो काम स्टार्ट करते हो। तो हम कंपोस्टिंग करते थे, जो हमारे यहाँ घरों में किचन वेस्ट कंपोस्टिंग होती है, हर किसी के घर में होती है, और अगर नहीं होती है तो ये नीड ऑफ एन आवर है। तो वो खाद हम जो बनाते थे, हम पेड़ पौधों को देते थे, बेसिक हाउस प्लांट्स जो हर किसी के घर में मिल जाएंगे, फर्न्स, मनी प्लांट, फिर एरिका पाम, और इस तरीके से धीमे धीमे। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और धीमे धीमे कुछ एक पॉइंट टाइम के बाद 2018 के आसपास हम सब घर में नारियल पानी पीते थे। तो वो जो नारियल पानी का खोल बचता है, उसको जब हम कंपोस्टिंग पिट में डालते थे, वो डिग्रेड नहीं होता था इतनी आसानी से। इनर शेल उसका थोड़ा गीला हो जाता था, लेकिन आउटर शेल बहुत हार्ड होता था, तो डिग्रेड नहीं होता था। कोशिश ये थी कि क्यों ना इसको डिग्रेड करने की कोशिश करें, पर वो फेल हो गई। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड एज यू नो कि आज का यूथ थोड़ा इम्पेशेंट है। मैं भी बिल्कुल। उसी जनरेशन से आती हूँ। तो मैं बड़ी इम्पेशेंट थी कि यार खाद तो बन के तैयार हो जा रही है, बट
ये खोल क्यों नहीं डिग्रेड हो रहा है, तो क्यों ना इस खोल का कोई दूसरा उपयोग करा जाए। और हमने उस खोल में पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया चालू करी, और आज की डेट में हमारे पास उसका पेटेंट मॉड्यूल है। हमारे पास नारियल की खोल की दीवार हम बनाते हैं, जो कि हमारी प्लास्टिक की वर्टिकल वॉल्स, जो आप अभी दिल्ली में बैठे हैं या आप किसी भी स्मार्ट सिटीज में बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली पिलर्स को कवर करते हुए सब जगह दिखी जाएगी। तो उसका वो प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट, काफी दिखेगा। बिल्कुल। ये जो है ये सस्टेनेबल मॉड्यूल है, ये एक एस्पेक्ट हुआ। अब ये धीमे धीमे जब हमने स्टार्ट किया तो हम खुद ने खुद के लिए स्टार्ट किया था। एक डीआईवाई था, या बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट था, या हम ये कह सकते हैं कि मतलब ऐसे जो आजकल घरों में चीजें होती है उस तरीके की चीज थी। फिर 2021 मतलब कोविड का जो टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम ड्यूरेशन में हमने थोड़ा इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करी ऑन आवर ओन लेवल। उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च करी थी कि ऐसी कौन कौन सी प्लांट स्पीशीज है जिनकी हाई ऑक्सीजन जनरेटिंग कैपेसिटी है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। मतलब हमारे पूरा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में कितनी सारी एक मिनट स्पीशीज हैं। साक्षी, एक मिनट बस मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो आप अभी बता रहे हैं उसमें मेरा अगला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, तो मैं बस ऐड करना चाहता हूँ। जो लोग अभी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो क्योंकि हम ऑक्सीजन स्टेशन के बारे में बात करें, तो एक तो आपका जब मैं ये पढ़ रहा था इसके बारे में जानकारी ले रहा था, एक तो जो आपने नारियल वाला बोला, वो जो जंगल वेस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे वहां वो दिखता है, आपकी फोटो लगी हुई है, पीछे नारियल के कुछ खोल हैं, उसमें पेड़ आपने लगाए हुए हैं, वो जो आपने बताया। दूसरा ये कि कोई 5 ऐसे प्लांट या 5 से ज़्यादा कोई अगर नाम आप बता सकें, जो नासा का रिकमेंडेशन आपने बताया था, जो हाई ऑक्सीजन प्लांट हैं और जो इजीली अवेलेबल हैं और जिनको हम मतलब लगा सकते हैं, प्लांट्स को अपने वर्किंग स्टेशन पे इजीली या घर में किसी कॉर्नर के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसे अगर आप उसको बताते बताते ऐड कर दें तो वो भी अच्छा होगा। बिल्कुल। तो जब हमने मतलब कोविड आया था तो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम पे काफी टाइम मिलता था चीजों को रिसर्च करने के लिए। और जब आप ऑलरेडी पीएचडी के माइंडसेट में होते हो तो बिल्कुल। आपको चीजों को टटोलने की आदत बहुत अच्छे से आती है। खाली वक्त में आप खाली बैठना पसंद नहीं करते हो, कुछ ना कुछ चाहिए। सो बिल्कुल। यही रीजन था कि मैंने बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश की थी, बहुत सारी स्पीशीज उसे आइडेंटिफाई करी थी। और ऑफ कोर्स नासा के रेकमेंडेड प्लांट्स हैं, और नासा के रेकमेंडेड प्लांट्स के अलावा हमने भी कुछ ऐसे प्लांट्स मतलब फाइंड आउट किए थे जो इजीली अवेलेबल होते हैं। और हम अपने वर्किंग स्पेस पे हमारी वर्किंग टेबल, मतलब अगर अभी मैं जैसे यहाँ सामने बैठी हूँ तो मेरी वर्किंग टेबल्स पे भी बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, क्योंकि अब मैं तो सिर्फ प्लांट ही प्लांट में, तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। आप एक प्लांट भी रखेंगे तो वो आपकी ये जो स्क्रीन है इससे मिट होने वाले यूवी रेज, या आपकी जो डेस्कटॉप है, आपका लैपटॉप है, आपके सीपीयू का एग्जॉस्ट फैन है, उससे निकलने वाली जो टॉक्सिक एयर्स एमिट होती हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। तो उसमें एक सैंसेवेरिया फैमिली की प्लांट्स आप यूज कर सकते हैं, पीस लिली के प्लांट्स आप यूज कर सकते हैं। आप फिर उसके बाद इंग्लिश, एक रिक्वेस्ट है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर नाम ले दें तो अगर पॉसिबल हो तो। सैंसेवेरिया को हाँ, सैंसेवेरिया को तो अगर आप स्नेक प्लांट के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। और बड़ा कॉमन प्लांट है, मैक्सिमम लोगों के घरों में मिल जाता है वो। स्नेक और प्लांट। अलग अलग तरीके से आता, हाँ, स्नेक प्लांट। तो ये कॉमन प्लांट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो इजीली ठीक। एक्सेसिबल है आपकी नेक्स्ट टू डोर नर्सरीज में, आप कहीं पे भी जाके पिक कर सकते हैं। फिर जो पीस लिली है, पीस लिली को पीस लिली ही कहते हैं, मतलब उसका कोई स्पेसिफिक दूसरा नाम जी। नहीं है। पीस लिली भी कॉमन है, उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और कहा जाता है कि उसकी एयर इम्प्योरिटी कैपेसिटी, मतलब प्योरिटी इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लांट है वो। मतलब अगर टॉक्सिक एयर है और उस टॉक्सिक एयर को आपको कंट्रोल आउट करना है, तो आप वहाँ खूब सारी पीस लिलीज लगा दीजिए, तो वहाँ की पर्टिकुलर जो टॉक्सिक एयर है वो न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारे पास एरिका पाम्स हैं, एरिका फर्न्स हैं। एरिका फर्न्स को भी हम एरिका फर्न्स ही बोलते हैं, अगर आप इस वर्ड को नोट कर सके, एरिका फर्न, तो आप डेफिनेटली अपनी नर्सरीज में जाके इस प्लांट को पिक कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा पेड़ होता है, और अभी इसका डॉर्फ यानी जो छोटा मिनिएचर फॉर्म है वो भी आ चुका है थ्रू टिश्यू कल्चर, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और मतलब उसको भी हम लगा सकते हैं अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, या हमारा जो ऑफिस है, हमारा घर है, हमारा बेडरूम है, वहां पे।
ये 3 स्पीशीज मैंने आपको बताई, और भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जी। और इसी के साथ-साथ ये तो एक नारियल के खोल की मैंने आपको बात करी। फिर जब हमारा लॉकडाउन हुआ 2021 के ड्यूरेशन में, मैंने बहुत सारी प्लांट स्पीशीज को स्टॉक करना स्टार्ट किया था। लिटरली मतलब मैं 6-6 महीने एक प्लांट को देखती थी, उसको समझती थी कि उसका पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्या है, कैसी मिट्टी चाहिए, क्या एयर फ्लो चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी चाहिए। भोपाल मध्य प्रदेश में मैं जहाँ रहती हूँ, क्या वहाँ का पर्यावरण इस तरीके से अनुकूल है कि मैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर अगर स्पीशीज को लेकर के आऊँ तो मैं उसको रिहैबिटेट कर सकूंगी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स रीलोकेट तो हम सारी स्पीशीज करते हैं, लेकिन उसको यहाँ का हैबिटेट बिल्कुल में कन्वर्ट करना एक थोड़ा टास्कफुल चीज हो जाती है। तो पहले उन सब चीजों को समझा। वैसी मिट्टी बना, जब हम मिट्टी बनाते हैं तो हमें ऐसा लगता है सिर्फ हम मिट्टी लेकर के आ गए, उसमें गोबर की खाद मिला दी और हमारी मिट्टी तैयार। नहीं, जैसे हर एक इंसान का अलग ब्लड ग्रुप होता है और उसके डोनर्स और एक्सेप्टर्स भी दूसरे होते हैं, उसी तरीके बिल्कुल। से जो पेड़ों की मिट्टी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। आप अगर, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, स्नेक प्लांट, सैंसेवेरिया, आप सैंसेवेरिया की मिट्टी पीस लिली की मिट्टी को नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी ग्रोथ में रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। फिर आप कहेंगे कि इंस्टाग्राम पे देखने वाली पिक्चर्स में प्लांट तो बहुत अच्छा ग्रो होता है, लेकिन हमारा पेड़ अच्छा क्यों नहीं ग्रो होता है। नर्सरीज में जो प्लांट्स रखे रहते हैं वो बहुत फ्लरिश करते हैं, लेकिन जब वही पेड़ हमारे घर पे आता है तो वो फ्लरिश नहीं होता। बिल्कुल तो ये पेड़ प्रॉब्लम बहुत लगाना, कॉमन है। तो पेड़ लगाना इज समथिंग डिफरेंट, पेड़ को खरीद करके लाना समथिंग डिफरेंट, और पेड़ को सस्टेन करना इज टोटली डिफरेंट। तो बिल्कुल। हम जो वर्क करते हैं प्लांट को सस्टेन करने पे फोकस करते हैं। प्लांट स्पीशीज तो हमारे पास 450 हैं एज ऑफ नाउ, और अभी भी हम अकाउंट कर रहे हैं। 4 नई स्पीशीज आई हैं अभी मेरे पास, जो मैं काफी टाइम से देख रही थी, और कुछ ही टाइम पहले, 1 हफ्ते पहले आई है। तो अभी वो ऐसे ट्रांजिशन मोड में है, तो अभी हम उन्हें अंडर ग्रो लाइट्स में रखे हुए हैं, उसको पूरा मॉनिटर करते हैं, उसका ह्यूमिडिटी बैलेंस आउट करते हैं ऐसे। तो प्लांट को सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि आप उसके बारे में जानें। जैसे हम एक इंसान को जानने के लिए पहले उसको समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या ये व्यक्ति उचित है या उचित नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से एक पेड़ को आपको समझना पड़ता है। मतलब मेरी बात सुन करके आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये इतना टाइम आज की डेट में है किसके पास कि हम पेड़ को इतना समझे या उसको एनालाइज करें। बट आप यकीन माने कि आज से 10 साल बाद शायद यही पेड़ है जो आपके जीवन की निर्भरता बनेंगे। और बिल्कुल अगर आप जीवित हैं तो सिर्फ इन्हीं की वजह से रहेंगे। तो जरूरी है कि आज से ही आप उनसे अटैच होना स्टार्ट हो जाइए और उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो प्लांट की सॉइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लांट की वाटरिंग कंडीशंस कैसी होती हैं, प्लांट की सनलाइट कंडीशंस कैसी हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, 4 घंटे की धूप, 2 घंटे की धूप, छनी छनाई धूप, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट या डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसके बाद ह्यूमिडिटी उसको कितनी चाहिए, उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में मॉइस्चर पसंद रहता है कि नहीं, या उसको ड्राई एनवायरनमेंट अगर हम दें और जहाँ पे खूब तेज हवाएं चलती है, अगर आप उस पेड़ को वहां पे भी रखें तो भी वो पेड़ सस्टेन करेगा कि नहीं। फिर उसके बाद हमें उसको प्रून कितना करना है, क्या उसको पसंद है कि उसकी पेड़ पत्तियों को बार बार आप ट्रिम करें, या उसको ऐसा है कि आप उसको एक कोने में डाल के छोड़ दीजिए और लेट इट ग्रो ऑन इट्स ओन वाला सिचुएशन। तो ये जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए, ये बेसिक ऐसे पॉइंटर्स हैं जो अगर आप एड्रेस कर लें, सॉइल कंडीशंस, वाटरिंग कंडीशंस, सनलाइट कंडीशंस और ह्यूमिडिटी, ये 4 ऐसे पॉइंटर्स हैं। अगर आपने इनको बैलेंस कर लिया तो आप मास्टरी कर सकते हैं प्लांट को रखने में, जिसको हम कहते हैं अर्बन गार्डनिंग, जिसकी हम कोर्सेज और वर्कशॉप्स भी लेते हैं। और प्रायोरिटी में सबसे इम्पोर्टेंट आता है वाटरिंग कंडीशन। ज्यादातर लोग को ऐसा लगता है हमारी टेबल पे पेड़ है, हमें सिर्फ रोज पानी डालना है, तो वो ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाता है। और फिर लोग बोलते हैं कि लेकर के तो आए थे पेड़, बट पता नहीं हम मर गए, अब क्या बिल्कुल। करें। तो ये ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स है नहीं, ये जो बिल्कुल ये बड़ा डेली चैलेंज है। एड्रेस किए और जाते हैं। बिल्कुल ये चैलेंज भी बड़ा है, और दूसरा इसमें एक और है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर हम किसी पेड़ को लगा रहे हैं और कुछ समय बाद उसकी ग्रोथ को देख रहे हैं, 6 महीने 1 साल बाद, तो हमें भी शायद बहुत खुशी मिलेगी
जो भी इस काम को Exactly. करेगा, कि हमने किसी का एक पेड़ का, किसी भी पेड़ का उतना ध्यान रखा, उसको पूरा ग्रो किया। लेकिन जनरली ये उतना सिंपल नहीं है कि आप एक पेड़ नर्सरी से लाएं, अपने घर में लगा दें और फिर उसको बस पानी दे रहे हैं। तो ये जितनी चीजें आपने बताई ये बहुत ही काम आएंगी, जो भी लोग अपने घर पे कोई ऑक्सीजन स्टेशन। लेकिन मुझे तो लगता है कि अगर कोई हमारी डिस्कशन को सुनेगा तो वो खुद अपने घर पे भी एक बार एग्जामिन करेगा कि मेरे सब पेड़, कहीं मैं एक ही चीज तो नहीं डाल रहा, सबको पानी भी सबको सेम तो नहीं डाल रहा। जनरली हाँ, यही होता है ना कि हम पानी यही लेके होता जाते हैं, है। बाल्टी से पानी लेके गए, हाँ 10-12 अलग अलग पेड़ लगे, सबको ही पानी दे आए, को किसी को चाहिए था, किसी को नहीं चाहिए था। तो इस तरीके का भी कुछ हम करते हैं। जी आप करिए, कंटिन्यू प्लीज। जी। तो मैंने अभी जो पॉइंट्स बोले, मैक्सिमम लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे अगर वो नेचर से कनेक्टेड है तो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंडिया में हमारी जो परंपरागत जो भी चीजें हैं, जैसे पूजा पाठ हुई या फिर कोई भी त्योहार है, वो कहीं ना कहीं किसी पेड़ को और एक जानवर को लेकर के कनेक्टेड रहता है। तो बिल्कुल। ये कहना गलत होगा मेरे लिए कि शायद कोई नेचर से कनेक्टेड नहीं है। तो हर कोई नेचर से कनेक्टेड है। एटलीस्ट अगर हम इंडिया की बात करें, बच्चों ने अपने घरों में पूजाएं देखी हैं, हमारे मम्मी पापा पूजा करते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, हमने सबको पूजा करते हुए देखा है। तो हर एक त्योहार किसी ना किसी पेड़ से कनेक्टेड है, और उसका वजह सिर्फ इतनी है कि हम उसको संरक्षित कर सके। जैसे वट सावित्री की पूजा होती है, तो वट सावित्री की पूजा का मकसद है कि हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तो समहाउ बिल्कुल। अगर आज की डेट में इस जनरेशन के लोग उसकी पूजा करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि वट का पेड़ क्या है और नीम का पेड़ क्या है और पीपल का पेड़ क्या है। बिल्कुल। तो ये जो जनरेशन जी आई है, उसको ये चीज समझना जरूरी है कि ये हम बेसिक डिस्टिंग्विश किस तरीके से प्लांट्स में करें, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, तो लोग इससे काफी हद तक कनेक्टेड है और समझते हैं काफी सारी चीजें। बट अगर मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट देखूं, जो है हमारा एजुकेशनल एस्पेक्ट, तो हमारे यहाँ हम बचपन से ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, हम सबने ईवीएस की क्लासेस बिल्कुल। अटेंड करी हैं, बुक्स खरीदी है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज को लेकर के कोई भी प्रैक्टिकल क्लासेस कभी नहीं हुई। चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, कोर्स करिकुलम की बात हो, कहीं पे भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। वहीं पे फॉरेन में को करिकुलर एक्टिविटीज को थोड़ा ध्यान में रखा जाता है, और प्लांटेशन ड्राइव्स हुई, या पेड़ लगाना है तो कितना गहरा गड्ढा करना है, कितना पानी डालना है, उसको बच्चों को लेकर के काफी हद तक कनेक्ट करा जाता है। और धीमे धीमे अभी हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड आ रहा है, आई बिलीव। इसमें तो इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने जिक्र किया था, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है कि हमें हर एक चीज खुल के डिस्कस करनी है। जी दूसरा इसमें यह है, जैसे अभी आपने नीम के पेड़ की बात की, पीपल के और बरगद के पेड़ की बात की। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सिचुएशन ये है, अभी मैं जहाँ पर रह रहा हूँ दिल्ली में, यहाँ दीवार में छोटा सा एक पीपल का पेड़ साइड में अपने आप ग्रो कर गया है। तो निचले फ्लोर वाले हमें बोल रहे हैं कि यार इस पेड़ को कटवा दो। हम ऊपर वाले फ्लोर वालों को कभी बोल देते हैं, या नीचे वालों को, कि आप किसी से बुलवाओ और इसको, छोटा सा पेड़ है, इसको वो कर दो। लेकिन हमारे तीनों के तीनों जो फ्लोर हैं, उसमें से कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं है कि इस पीपल के पेड़ को हम पकड़ के तोड़ दें, उखाड़ दें या कुछ कर दें। हाँ इसके पीछे बिलीफ है, बचपन में घर से बताया जाता है कि नहीं, आपको पीपल के पेड़ को नहीं काटना है, उसको काटना एक तरीके से पाप माना जाता है। माना अब जाता दो चीजें यहाँ जुड़ जाती हैं, क्योंकि मेरी पीएचडी साइंस कम्युनिकेशन में है। तो ये आता है अंधविश्वास की कैटेगरी में, कि आप है। पीपल के पेड़ को हाथ लगाएंगे, काटेंगे तो आपको पाप लगेगा। ये एक लाइन चली जाएगी अंधविश्वास की कैटेगरी में। लेकिन आप इसका अगर बड़ा एस्पेक्ट देखेंगे, जिस समय में ये बात लोगों को समझानी पड़ी होगी कि आप पीपल के पेड़ को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीपल का पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है। तो बिल्कुल। वो बहुत कितने कितने बड़े पीपल के पेड़ हम देखते हैं। लेकिन जिस समय ये बात लोगों को समझाई गई होगी, हम अगर पीछे की बात करें, अभी सोसाइटी अब हम्म। ज्यादा अवेयर एजुकेशनल तौर पे होनी शुरू हुई। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले हाँ सोसाइटी अवेयर नहीं थी, दे आर मोर प्रैक्टिकल। तो वो उस समय जिसने भी ये मैसेज कन्वे किया या अंधविश्वास ही फैला दिया, तो ये तो गुड कैटेगरी का अंधविश्वास हो गया ना, एग्जैक्ट, बिल्कुल कि आपको बिल्कुल। नहीं काटना। अब जैसे जैसे हम एजुकेशन की तरफ बढ़े, हमें लगा कि नहीं यार, अंधविश्वास है ये, ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
उतने उस तरीके से फिर हम इन चीज़ों को मॉडिफाई कर लेते हैं अपने तरीके से कि नहीं काट दो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखिए कितना लोगों ने अभी भी कितने-कितने बड़े ऐसे पेड़ हैं और आप तो खुद ऐसी स्टेट से आते हैं जहाँ जो सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में 9.38% टोटल एरिया का फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश के पास। तो ये एक अलग तरीके का चैलेंज है जो इसको हम देखते हैं। एक मैं एडिशनल मैं आपसे और पूछना था कि जो यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट ये गोल होते हैं इनमें से 2 गोल को आपका जो जंगल बेस है ये कैसे पूरी तरह मीट करता है? जी। मैं पहले आपके इसी क्वेश्चन को एड्रेस करूंगी, जी, फिर हम जी, बाद में बिल्कुल। हमारा अंधविश्वास वाली चीजों पे जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो हमारी गोल नंबर 11 है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी स्मार्ट सिटीज की हम बात करें, जो आजकल हम सब जगह देख रहे हैं, तो स्मार्ट सिटीज के नाम पे बेसिकली क्या किया जा रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम स्मार्ट बनने के लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं उनको खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। और हम नई चीजें ला रहे हैं और मीटअप कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप को। मतलब कहने का लॉजिक ये है कि अगर एक इलाके में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमारत है और वो एक करंट ठीक ठाक सिचुएशन में है, तो हम उसको बेटर ना करते हुए हम एक नई खड़ी कर रहे हैं। तो somehow you're contributing to carbon emission। तो यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आपको कहते हैं कि आप ऐसी रिसोर्सेज पे रिलाई करें जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आती हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे वो थोड़ी लिमिट हो, रिस्ट्रिक्ट हो। तो जैसे हमारे यहाँ अगर मैं भोपाल की बात करूँ, भोपाल स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो रहा है धीमे धीमे। मेट्रो हमारे यहाँ आ रही है और हम धीमे धीमे डेवलप हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ हमारी सरकार बहुत सारी योजनाएं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की जो हमारी स्कीम है या स्टेट मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम्स है, जैसे उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हैं तो उसमें हम ये तो देखते हैं कि लोगों को कम दाम पे उनको एक आवास मिल रहा है, 2 BHK 3 BHK डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी एंड स्टफ। बट अगर उन आवास योजनाओं पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई सोलर हो जाए तो कैसा हो? बिल्कुल। अगर उन आवासों पे वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट कायदे में इंस्टॉल्ड हो और उनका एरिया के ग्राउंड लेवल वाटर्स इंक्रीज रहे तो कैसा हो? अगर उनकी छतों पे सोलर पैनल हो और उन सोलर पैनल के नीचे उनकी खुद की जैविक खेती हो तो कैसा हो? बिल्कुल। फिर अगर हम सिटीज की बात करें तो सिटीज में हम मोहल्लों की बात करते हैं, हम वार्ड्स की बात करते हैं। तो अगर हमारे वार्ड में मतलब वॉकिंग डिस्टेंस लेवल पे हमारे पास ई बाइक्स की फैसिलिटी हो तो कैसा हो? अगर हम हमारी पर्टिकुलर जैसे जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में डेफिनेटली मतलब रोड कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर अभी मुझे यहाँ से थोड़ी दूर तक सब्जी मंडी जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं नहीं चाहती मैं अपनी कार उठाऊं। मैं सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कार्बन एमिशन कहीं मैं न्यूट्रलाइज करूँ, नेगेटिव में लेके जाऊं। लेकिन मेरे पास ई बाइक की अवेलेबिलिटी नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है घर में फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हॉस्टल में रहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे मैं इस चीज को पूरी कर पाऊँ? तो जो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं उन्होंने इन चीज को एड्रेस किया है कि आप ये छोटे छोटे पॉइंटर्स को अगर इरेडिकेट कर सकते हैं तो आपकी सोसाइटी या वो पर्टिकुलर कम्युनिटी सस्टेनेबल मॉड्यूल पे फ्लक्चुएट होकर के पहुंच जाएगी। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, इवन हमारे साथ भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो इतने आसान नहीं होते एब्जॉर्ब करना। धीमे धीमे इंसान उसमें बसता है, उसको समझता है। जैसे ई बाइक्स या ई कार्स की हम देखें तो अभी हमें रोड्स पे हरी पट्टिका वाली जो हमारी क्या बोलते हैं कार की जो पट वो होती है, नेम नंबर प्लेट्स, वो दिखना चालू हो गई है ना। तो जब इंसान को ऑप्शंस मिलेंगे तो डेफिनेटली वो उसको ऑप्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी सर्टेन रीच में वो ऑप्शंस नहीं है तो वो ऑप्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो कोशिश हमें ये करना है कि हम वार्ड स्तर से, हमारी कम्युनिटी सोसाइटी लेवल से हमें चेंजेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जितने भी चेंजेस हैं ये सारे चेंजेस माइंडसेट पे वर्क करते हैं।
और जंगलवास प्रिसाइसली इंडिविजुअल लोगों के माइंडसेट को चेंज करने में वर्क करती है। जैसे हम इस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं या हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी जद्दोजहद करते हैं और कर भी रहे हैं कि जब इंसान अपने घर से सब्जी मंडी जाए तो वो अपना एक थैला लेके जाए, उसके अंदर 3-4 थैले रख करके लेके जाए, और जब वो सब्जी मंडी से घर वापस आए तो वो अपने साथ एक भी सिंगल प्लास्टिक नहीं लेकर के आए। और इसी के साथ साथ उसके जो एक्स्ट्रा थैले उसने लेके गए उसमें उसकी सब्जियां भी सेगमेंटेड और सेग्रीगेटेड रही। तो जनरली लोगों का ये होता है कि भाई हम मंडी तो जाते हैं थैला लेकर के, लेकिन टमाटर और आलू मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम कह देते हैं सब्जी वाले को कि भाई यार जरा टमाटर थैली में डाल के दे दे। क्या फर्क पड़ता है एक थैली से? एक थैली से ये फर्क पड़ता है कि वो अगले 400 साल या 500 साल तक डिग्रेड नहीं होती है। आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, जो अभी आप और मैं हम जो बात कर रहे हैं, इवन अगर हम भी उस चीज को अपना करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम 400-500 साल बाद मर जाएंगे। लेकिन अगर हमें हमारी कमिंग जनरेशन के लिए सोचना है तो, और ये भी सोचना है कि वो हमारी फोटोज देख करके ये ना चिल्लाएं कि यार क्या छोड़ के गए हो हमारे लिए, तो बिल्कुल उसके लिए आपको आज से वर्क करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की जो हम बातें करते हैं, ये हम अपने लिए तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारी कमिंग जनरेशन्स के लिए जो हम एक पूरा पर्यावरण छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए ये यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट गोल्स बने हैं कि इसी कमिंग साक्षी जी नेक्स्ट इसी 50 हाँ इयर्स में। जी इसी में आपको मैं 1 मिनट रोक के एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये जो अभी ये ना पॉलिथीन का इस्तेमाल जो हम करते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। अभी मैं थोड़े दिन पहले त्रिवेंद्रम गया था, केरला स्टेट में त्रिवेंद्रम में मैं गया था। जी 2-3 बार हमने जा करके वहां से फ्रूट परचेज किया, मार्केट में जाने का मौका मिला। वो आपको न्यूज़पेपर में कवर करके फ्रूट पकड़ा देते हैं। लपेट के देता है, आपकी बिल्कुल सही। सिरदर्दी है, उसे कार में रख के लेके जाओ, बाइक पे रख के लेके जाओ, थैला लाए हो तो उसमें लेके जाओ, नहीं लाए हो तो हाथ में पकड़ के लेके जाओ। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको एक बार पूछते हो, जनरली हमें जैसे आदत है, मतलब मैं कोई बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा अपने स्टेट की किसी की, लेकिन वहां उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आप सब्जी लेने गए, आपको अखबार में लपेट के सब्जी दे देंगे। तो हमारी आदत होती है पूछने की कि भैया लिफाफ पन्नी है, लिफाफा है, पन्नी है क्या? सेट, हाँ कि पन्नी है, ये सेट नहीं है, बस खत्म हो गई बात। अब आप जैसे मर्जी करो, लेकिन जब वो कहीं भी आपको दुकान पे नहीं मिलेगा, हो सकता है 1 महीने 2 महीने परेशानी आए, आपको लगे कि यार ये, लेकिन फिर आप उस तरीके से ढल जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल पॉलिसीज क्या बनाती है उस या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। जैसे मध्य प्रदेश में, ये भोपाल में खासकर पानी का कंजर्वेशन बहुत अच्छा है, जगह जगह तालाब है, बहुत बढ़िया हुआ। तो ये उस तरीके की पॉलिसीज ही होती हैं जो लोगों को बाद में इफेक्ट करती हैं। जैसे त्रिवेंद्रम का मैंने भी बताया कि वो तो आपको जी अखबार में दे देगा, अब आपकी सिरदर्दी है, उसके साथ कुछ भी आप जैसे मर्जी लेके जाओ। तो इस तरीके से भी चीज़ों को हम कर सकते हैं। और ये तो है ही कि प्लास्टिक अगर एक बार जो बन गया वो कितने सालों तक फिर डिकम्पोज नहीं होता है, उसका बहुत नुकसान है सभी बिल्कुल। के लिए, और उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते। इसी में मुझे एक चीज अब जाननी है आपसे। अभी कुछ समय से ये चलन हो गया है कि 2000 पेड़ लगाए जाएंगे, 3000 पेड़ लगाए जाएंगे। ड्राइव चलती है ना, ऐसी जो न्यूज आती है कि ये किसी का कोई स्पेशल दिन है, उसको लेकर के कोई अलग अलग जगह लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें दो चीजें हैं जो आपने पहले डिस्कस किया कि उस पेड़ को लगाना, उसकी देखभाल करना, उसको क्या चाहिए। वो तो एक हो गया कि वो पेड़ सरवाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो अगर वो सरवाइव कर गया, तो वो लोग कितना साइंटिफिकली सोचते हैं कि अगर 2000 पेड़ आप एक ही तरीके के लगा दोगे, तो वो किस तरीके से हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब किस तरीके से करेगा, या उसका फायदा ज्यादा होता है या उसका नुकसान ज्यादा है। इसके ऊपर अगर कुछ आप अपना टेक बताएं तो। जी अ, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि ये आता है क्लाइमेट चेंज के पॉइंट पे। तो जो गोल नंबर 13 है उसमें भी ये जलवायु परिवर्तन और वाटर कंजर्वेशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के ऊपर बातचीत करी जाती है। तो जो आपने अभी बात करी कि आजकल हाँ ये चलन चल रहा है और धीमे धीमे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कन्वर्ट करा जा होता जा रहा है। अभी तो बिल्कुल फिलहाल धर्म है हम सबके सामने कि मतलब सबसे आसानी से हम व्यक्ति से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, धर्म पे।
अब धीमे धीमे आने वाले कुछ सालों में पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिसके माध्यम से हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो 2000 पेड़ पौधे लगाना, एक सिटी कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलप करना, सस्टेनेबल गार्डन्स बनाना, ये अब आएगा धीमे धीमे। अब जो आपने बात की कि एक तरीके के पेड़ पौधे लगा देना, वहां का इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा। इकोसिस्टम यानी वहां के जीव जंतु हैं, वो वहां पे उस तरीके के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जैसे अगर हम एक तितली की बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ लगाते हैं उसमें फूल आते हैं तो उसके पराग को कलेक्ट करने का काम तितली करती है। अब तितली की भी निर्भरता होती है, उसकी भी चॉइसेस होती है कि भाई मेरे को इस पेड़ के पॉलन्स पसंद है, और दूसरी वाली तितली को बोलती है वो इसको मेरे को इस वाले के पसंद है। अब बेचारी के पास एक ही तरीके के 2000 पेड़ पौधे हैं दिख रहे हैं उसको, उसको उनमें 2000 पेड़ पौधों में से एक भी पेड़ पौधा पसंद नहीं है जो उसके मतलब का हो, तो वो वहां आएगी ही नहीं। तो क्या हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से उस तितली को आउट कर दिया। सिमिलरली हम चिड़ियों की बात करें, उनके संग भी सेम होता है। सिमिलरली हम वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या हमारी सॉइल माइक्रोफ्लोरा की अगर हम बात करें, माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम एंटर करें थोड़ा, तो उसमें भी सेम चीज होती है कि वहाँ की पूरी राइजोम स्ट्रक्चर के पास जो हमारा माइक्रोफ्लोरा होता है वो भी एक तरीके का होगा। तो अगर एक तरीके का माइक्रोफ्लोरा होगा तो उनके जो एमिटिंग मतलब रेसिड्यूज हैं वो भी सेम सेम होंगे। अगर एक ही तरीके के रेसिड्यूज एमिट मतलब निकल रहे हैं, तो वहां पे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या मेटल या मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी काफी इंक्रीज हो जाएगी, तो मिट्टी में भी दिक्कत आई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप करते हैं या पॉकेट जंगल बनाते हैं, या हम एज जंगलवास जो जंगलवास में के थ्रू हम ऑक्सीजन स्टेशन डेवलप करते हैं, तो हम एक समूह रखते हैं पेड़ पौधों का जो आपस में काफी समन्वय में रहते हैं और एक दूसरे को एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। मतलब दे ऑल अ पार्ट ऑफ फैमिली, बट सबकी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं। और जब इन सबकी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं तो मिट्टी से लेके सतह, सतह से लेके पूरे आसपास का पर्यावरण काफी हद तक इम्बैलेंस नहीं होता है और बैलेंस सिचुएशन में रहते हैं। इसी वजह से खूब सारी मतलब चिड़ियां आती हैं वहां पे, तितलियां आती हैं, मधुमक्खियां आती हैं, कुछ जीव जंतु वहां पे अपना घर बसाना पसंद करते हैं। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब बात क्या होती है ना, आधा ज्ञान, बस यहीं पे बात आकर के अटक जाती है कि इंडियंस में एक चीज की कमी हो जाती है कि वो ना सुनना नहीं पसंद करते किसी की। मतलब अगर आज की डेट में खुद की भी मैं बात करूं, तो मैं भी सर्टेन लिमिट तक ही किसी की सुनूंगी, पर करूंगी अपने मन की। ये हर बिल्कुल। किसी के उसमें होता है। हमें प्लांटेशन करनी है, हमें प्लांटेशन ड्राइव करनी है, ये तय है। हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये भी तय है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या पर्यावरण अभी उस तरीके का अनुकूल है कि अगर हम 5 तारीख को 2000 पेड़ पौधे लगाएंगे एक जगह में, तो क्या इतना पर्याप्त पानी है, क्या इतनी पर्याप्त खाद है, क्या उसकी इतनी देखभाल हो पाएगी कि वो अगले 2 साल के बाद भी वो वहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्लांटेशन ड्राइव्स सिर्फ ड्राइव्स के लिए होती हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है इंसान से। मेजॉरिटी प्लांट्स में, ड्राइव्स में प्लांट्स मरते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आप एक पेड़ लगाएं और अगर आप उसको सस्टेन करते हैं, वो आपका सक्सेस स्टोरी है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपनी पूरी लाइफ स्टाइल या पूरी लाइफ में, जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आप जितने वर्ष के हैं आप उतने पेड़ लगाओ। क्यों बिल्कुल। क्यों लगाओ, क्या जरूरत है? मतलब अगर मैं भाई 27 की हूँ, मैं 27 पेड़ क्यों लगाऊं? मुझे नहीं लगाने, मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं 27 पेड़ों को रोज जाके पानी दूंगी। उनकी और सबसे देखभाल बड़ी भी बात, करना एक बड़ा वो है। हम सब अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, है ना, हम सबके पास स्क्वायर फीटों में घर है। हम कोई अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रह रहा है, कोई दिल्ली बिल्कुल। मुंबई में रह रहा है, उसको बेचारे को घर लौटते लौटते 10 बज जाते हैं रात के। अब उसने अपने बर्थडे पे किसी की सुन के लगा तो लिए पेड़, लेकिन अब उसकी केयर ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर। और यू जस्ट कांट डू कि आप हर संडे जाकर के अपने 27 पेड़ देख रहे हो या 30 पेड़ देख रहे हो। नहीं, दिस जस्ट कांट बी डन। अगर आपकी बालकनी है, उस बालकनी में अगर आप रोज जाकर के खड़े होते हो रात के 10:30 बजे भी, और रोज 10:30 बजे आप उसके पेड़ में पानी डालते हो, उसकी हल्की सी गुड़ाई करते हो, देखते हो उसकी पत्ती पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है,
वो आपका कोशेंट, इमोशनल कोशेंट को इंक्रीज करेगा इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो हमारा पॉइंट है, वो हमारा कंसेप्ट है, वो हमारा माइंडसेट है, वो हमारा कनेक्शन है। बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मतलब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, जरूरी है कि आप उस माइंडसेट में ढलो। जब आप ढलोगे ना, तो आपके आगे वाली जनरेशन उसमें डेफिनेटली ढल जाएगी। बिल्कुल। ये जो आपने अभी जिक्र किया था ना कि प्लांटेशन ड्राइव जो होती है एक पर्टिकुलर तारीख को, तो एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से, तो मुझे उनसे एक बार मुलाकात का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अब इसमें दो चीजें रिलेटेड हैं। 5 जून जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है कि 5 जून हर साल 5 जून को हम मना रहे हैं, पर अगर हम पंचांग के हिसाब से देखेंगे तो ग्रहों की चाल और गति के हिसाब से जो तिथि है वो 5 जून को सेम नहीं रहेगी। नहीं रहती। जैसे नया साल हमारे अकॉर्डिंग शुरू होता है 23 मार्च से, लेकिन अगले साल 23 मार्च को नहीं शुरू होगा, फिर 24, 25, 26 ऐसे आगे जाएगा। 1 फ्लक्चुएट अप्रैल होता को भी रहेगा। आएगा, हाँ फ्लक्चुएट करेगा, 2 अप्रैल को भी आएगा। इसीलिए हमारे नवरात्रे और वो सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग, क्योंकि वो हमारा तिथि सिस्टम था, मतलब एनिशियंट, वो उस पे बेस था। तो अगर 5 तारीख को हर साल कोई ये ड्राइव चला रहा है, प्लांटेशन ड्राइव चला रहा है, या कोई कह रहा है कि इस बार ना बारिश लेट हुई है, ऐसा नहीं होता है। वो रेयरेस्ट ऑफ मतलब जो केसेस हैं कि मानसून लेट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। वो इस साइकिल को फॉलो करते हैं तिथि के। तो ये मुझे लगा थोड़ा एडिशनल बताना चाहिए कि हर बार 5 जून जो बिल्कुल। आपकी आ रही है वो नंबर में 5 जून हर साल आ रही है, हर साल, यानी वो साइकिल रिपीट हो रहा है। अगर इस साल 5 जून है, अगले हाँ, साल सेम 5 जून नहीं है, वो तिथि के हिसाब से बिल्कुल। बदली हुई कंडीशंस होती हैं। इसमें अभी मुझे जो आपसे ये जानना है कि जेसी बोस जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने पौधों को लेकर के बहुत बड़ा काम किया, और उन्होंने जी। ये बताया कि पौधे जो हैं इनमें भी जीवन होता है। उनका एक अपना क्रेस्कोग्राफ उन्होंने बनाया जो पौधों की सेंसिटिविटी को मेजर करता था, और बाद में जब वो फॉरेन में गए तो वहाँ विवाद भी एक हुआ कि पौधों को जो जो एक्सपेरिमेंट उनको शो करना था क्रेस्कोग्राफ की रीडिंग लेने के लिए, तो पौधों में डालने के लिए जो चीज़ उनको दी गई, क्योंकि वो पॉइजन डालना चाहते थे और उसके बारे में बताना चाहते थे कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ठीक है होता है। उस समय हम अभी गुलाम देश थे, गुलाम थे ब्रिटिश के, तो वहाँ पर उनको वो देने की बजाय उन्होंने सिंपल वाटर इस तरीके का लिक्विड दे दिया। और लेकिन अब जेसी बॉस को बहुत कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये पॉइजन है ही नहीं, तो वो उस पानी को उन्होंने पी के ये दिखा दिया कि ये आपने मेरे को गलत लिक्विड दिया है। एंड देन फिर उन्होंने जब उनको पॉइजन दिया तो उन्होंने उसको करके दिखाया। वो तो एक स्टडी का पार्ट था जो उन्होंने प्रूव कर दिया कि पौधों में भी जीवन होता जी। है। आपसे जब ऑफलाइन बात हुई थी मेरी, तो आपने कुछ पौधों के जी। बारे में बताया था कि साउंड का कुछ कनेक्शन है पौधों से, और आपकी बहुत ऐसे मन में इच्छा है उसकी रिसर्च को लेकर के, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। अम, अ, इसको मैं ऐसे रखती हूँ कि जी, और कोविड की इसमें ड्यूरेशन में। एक और ऐड कर देता हूँ चीज़, हमारा जो ह्यूमन मेंटल पीस है, आजकल शांति कहीं नहीं है, किसी को नहीं है, और मैं कह दूँगा कभी नहीं है, ये भी हमें मान लेना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। कहते एक ह्यूमन का मेंटल पीस जो है वो इन पौधों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इनके साथ इनका ध्यान रखते हैं, इनके साथ उस एटमॉस्फेयर में लगाव करते हैं, तो ये भी आप दोनों चीज़ें आप बता। जी। कोविड की ड्यूरेशन में हम सब लोग बहुत स्ट्रेस एंजाइटी के थ्रू गुजर रहे थे। कोई अकेले रह गया था किसी सिटी में अपने वर्क स्पेस पे, घर ही नहीं जा पाया था, या अकेले ही रहता था, अनमैरिड है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बेचारा अकेले बस गया। तो उस ड्यूरेशन में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजों को लेकर के बड़ी थेरेपी स्टार्ट हुई थी। आपने भी नोटिस किया होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं कहीं बहुत मीम्स आने लगे, कुछ कुछ होने लगा जिससे कि लोगों को एंगेज कर सकें। उसी टाइम पे जो हमारे मतलब गुरुज हैं, जो हम मतलब हमारे जो धर्म गुरु हैं, उन लोग का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड चला। मतलब अगर मैं कहूँ कि यूथ उससे कनेक्ट हो पाया है, तो कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इवन मैं खुद, मतलब मैं सदगुरु को फॉलो करती हूँ, तो मैं ये कहना सही समझूंगी कि कोविड के बाद से ही मैं उनको समझना और उनकी विचारधारा को फॉलो करना स्टार्ट करा है। बिल्कुल, और और आज तक मैं उस चीज से कनेक्ट। हम सब इंडिपेंडेंट हैं। एग्जैक्टली। सद्गुरु यानी कि आप ईशा फाउंडेशन श्री जग्गी वासुदेव एग्जैक्टली। जी के बारे में बात कर रहे हैं। जी। जी। जी।
तो मतलब कहने का लॉजिक ये कि कहीं ना कहीं आप किसी से कनेक्ट हो। अब उसी ड्यूरेशन में मैंने भी अपना जंगलवास थोड़ा एक्सपैंड और इलेबोरेट किया था और ज्यादा समय मिला था उसको समझने का। तो जब हमने प्लांट स्पीशीज कलेक्ट करी, उनको रिस्टोर करा, उनको क्लाइमेटिक कंडीशंस दिए, और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में कभी कुछ पेड़ मरे भी और कभी कुछ प्लांट्स उसमें सस्टेन भी हो गए। जो प्लांट मरे तो उनके बेबी प्लांट्स थे, उनको मैंने सस्टेन किया। तो इस पूरे सस्टेन के प्रोसेस में मैंने जो चीज नोटिस करी कि पर्यावरण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैसी एयर फ्लो, कैसी सनलाइट, कैसी हवा, कैसी वायु, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज का आता है कि आप एक पेड़ को किस माइंडसेट के साथ प्लांट कर रहे हो, या आप उसको जब रोज पानी दे रहे हो तो आपके थॉट में क्या, आपके दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं, उसका उसमें रिफ्लेक्शन आता है। जैसे मैं आज ही हम एक प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे, तो हम, मेरा एक दोस्त है, तो वो प्लांट लगा रहा था, तो वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जहाँ पे हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे तो उससे बोला, भाई यार तुम ये पेड़ लगाओ और इसका जो फल रहेगा वो या तो एकदम खट्टा होगा या एकदम मीठा होगा, एकदम स्ट्रेट, बीच का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिफ्लेक्शन उसमें जाएगा। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंटली ट्रू है कि मतलब इसको मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि पेड़ लगाया है तो वो वैसे ही रिफ्लेक्ट आउट होएगा। अगर आप उसकी केयर कर रहे हो तो आपका रिफ्लेक्शन जरूर उसमें जाता है। तो जब मैं पेड़ पौधों के साथ काम करती हूँ, मेरे घर में मतलब अभी जहाँ हम हैं वहाँ पे 3 फ्लोर में पूरा जंगलवास सेगमेंटेड है। हमारा ग्राउंड पे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, उस सोलर पैनल के नीचे हमारा पूरा ग्रीन हाउस बना हुआ है। ग्रीन हाउस इन द सेंस प्रॉपर कंप्लीटेड कवर्ड ग्रीन हाउस नहीं, लेकिन इट्स अ कंप्लीट ग्रीन ऑक्सीजन स्टेशन काइंड ऑफ सिचुएशन। ये जो 3 सेगमेंट्स है उसमें सबसे ज्यादा जो सेगमेंट है जिसको मैं फ्रीक्वेंटली टच करती हूँ, हमारा ग्राउंड। क्योंकि हम रोज उस घर से दरवाजे से अंदर, अंदर से बाहर जाते हैं। मतलब वो एक ऐसा पेस है जहाँ पेड़ पौधे को की अनुभूति मैं करती हूँ और पेड़ पौधे मेरी प्रेजेंस की अनुभूति करते हैं। सिंपल। वहां के प्लांट की ग्रोथ रेट टोटल डिफरेंट है, प्लांट की शाइन टोटल डिफरेंट है, उनकी ग्रोइंग कंडीशंस में टोटली डिफरेंस है, और वहीं पैराफिट में टोटल डिफरेंट है। क्योंकि पैराफिट में मेरा इतना आना जाना होता है नहीं। मतलब ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो फ्रीक्वेंट, वहां मैंने पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो पानी अपने आप आता है। और फिर मेरा प्रेजेंस उसमें हफ्ते में 2 या 3 बार होता है। लेकिन यहाँ अगर मैं प्रेजेंस नहीं भी दे रही हूँ, मेरा मूवमेंट है। तो आपकी आवाज से पेड़ इमोशनल, लाइक उसमें कुछ वाइब्रेशंस होते हैं। इट इज अ प्रूवन फैक्ट। आप जब एक पेड़ को कट करते हो और उस पेड़ को कट करके आप पॉट करते हो, वो आपके लिए बहुत खुशी वाला बात होती है, लेकिन उस पेड़ के लिए दुख होता है कि आपने उसको काटा। तो यही थी वो जो रिसर्च आप अभी जिसके बारे में जी, बता रहे थे ये कि भी हाँ, बोलते प्लांट्स भी ये सारी चीजों को मतलब हैं। अनुभव करते हैं। और हाँ, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। अगर आप कंपेयर भी करें तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं कि 2 पेड़ लीजिए एक ही प्रजाति के, उनको एक ही सॉइल कंडीशंस में लगाइए। एक को आप निग्लेक्ट आउट करें और एक को आप बहुत प्यार भर के, मतलब एकदम मस्त पानी, खाद, उसको पुचकारें, उसमें रोज स्प्रे करें एंड एवरीथिंग। आपको डिफरेंस नजर आएगा। एंड सिमिलरली जो हम प्लांट्स इलेक्ट्रोड्स को अगर हम यूज करें और इलेक्ट्रोड्स को यूज करके हम लीव में उनको अटैच करें और हम उनकी ध्वनि सुने, तो एक आपको साउंड वेव मिलती है। मतलब एक कुछ साउंड वेव आती है और उसका कोई साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे कुछ डिवाइसेस आ चुके हैं एंड आई एम स्लोली वर्किंग ऑन दैट कि मैं अपने जंगलवास में उस चीज को महसूस करूं। क्योंकि मैंने ये चीज तो नोटिस करी है कि जिस पार्ट पे आप ज्यादा वर्क करते हो, मतलब मेरा यहाँ नीचे वाले पार्ट में, अभी मैं ऑफिस में ही बैठी हूँ और ऑफिस से अटैच मेरा पूरा मतलब नीचे वाला पोर्शन है। वहां पे सच में प्लांट्स की ग्रोथ बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वहां मेरा इंटरफेरेंस ज्यादा है। ज्यादा मैं उनकी केयर कर पाती हूँ, ज्यादा मैं उनको ऑब्जर्व कर पाती हूँ, और मैं वहां खड़ा रहना पसंद करती हूँ। तो शायद जब मैं वहां खड़ा रहना पसंद करती हूँ तो शायद पेड़ भी ये चाहते हैं कि यार ये थोड़ी देर और खड़ी रह जाए यहाँ पे। और बिल्कुल। वहां पे एंजाइटी, स्ट्रेस और ये सारी चीजें काफी लोअर पेस डाउन पे जाती हैं, ऐसा मुझको लगता है। और
ये जब मुझको लगा तो फिर ऑफ कोर्स दिमाग वही है कि थोड़ा टटोलो ढूंढो क्या है भाई। तो जब टटोला ढूंढा तो देखा कि हाँ भाई इसके ऊपर तो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है और काफी वैल्यूबल रिसर्च है। बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने इसको ऑब्जर्व करी, क्यू बोटानिकल गार्डन में इसकी रिसर्च करी गई है। फिर मुझे लगा कि भाई अपन भी उस पार्ट को थोड़ा एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। कमिंग 6 मंथ में हम इसके ऊपर अपना रिसर्च करेंगे और रिसर्च पेपर भी पब्लिश करेंगे। और हमारा रिसर्च पेपर इस चीज के लिए नहीं रहेगा कि हमारे पास एक रिसर्च पेपर है जंगल वास्ते, नहीं। इससे हम जो अभी करंट मैंने एक वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी एआई का जमाना आ चुका है, आ रहा है धीमे धीमे एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे अंदर। तो उस एस्पेक्ट में जो क्वेश्चन इमोशनल क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए एनवायरनमेंट एक ऐसा पॉइंट बचेगा जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप मुझे बताइए पेड़ों का क्या कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं, बिल्कुल हर नहीं। चीज का रिप्लेसमेंट है, ऑक्सीजन का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो जिस चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो उस चीज को ये समझना जरूरी है कि कहाँ किस हद तक वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। और इमोशनल कोशेंट एक इंसान में बरकरार हमेशा बना रहेगा। इसीलिए इंसान का वजूद कभी खत्म नहीं हो पाएगा रोबोटिक लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस में। मतलब बिल्कुल अगर एआई की बात करी जाए तो अगले 10 साल में हम आधे से ज्यादा लोगों को रिप्लेस कर देंगे रोबोट से। लेकिन अब बिल्कुल। जो कॉरपोरेट कंपनीज है, अगर मैं बात करूं, मैं कहीं पढ़ रही थी या मैं किसी से सुन रही थी ये सारी चीजें कि जब आप जो हायरिंग होती है उस हायरिंग में जो एचआर हैं वो बेसिकली ये देखते हैं कि इंसान का इंटेलेक्चुअल कैसा है और साथ ही साथ में उसका इमोशनल क्वेश्चन फैक्टर कितना हाई है। वो किस तरीके से कंपनी से खुद को कनेक्टेड फील करता है, उस पे वो लोग प्रिसाइसली वर्क करते हैं और उन एम्प्लॉयज को वो ज्यादा ध्यान में रखते हैं। क्योंकि बाकी सारी चीजों को तो रिप्लेस किया जा सकता है, बस इस पार्ट में और हम ह्यूमंस और रोबोट्स में यही डिफरेंस है, और बिल्कुल, अब इमोशंस। मुझे भी लगता है कि ठीक है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, लेकिन प्रोग्राम बनाने वाला तो ह्यूमन माइंड ही है। और एक बार प्रोग्राम बिल्कुल। बन जाता है, आपको उस प्रोग्राम में फिर उस तरीके का वो एक सेट पैटर्न के ऊपर काम करता है। वो हर तरीके से, जैसे ह्यूमन माइंड हर एक सेकंड, हर एक मिनट में नया थॉट, नई क्रिएटिविटी, नए इमोशंस, लाखों करोड़ों इमोशंस आते हैं। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पॉसिबल ही नहीं है करना। वो एक सेट नहीं। ऑफ प्रोग्राम है, उतना पार्ट ही वो रिप्लेस करेगा, चीज़ों को फास्ट कर देगा या वो कुछ कर देगा, लेकिन रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता वो। बिल्कुल। अभी मुझे जो एक तो बेस्ट विशेज़ कि आप वो साउंड वाला जो रिसर्च है उसको हाँ। जब आप करें, और डेफ़िनिटली हम इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अगेन मिलेंगे, क्योंकि जिनके ऐसा कुछ रिसर्च पेपर होता है, तो हमारी भी कोशिश होती है कि जो लोगों तक मैसेज जा सकता है उसको हम डिस्कस करके लोगों को समझने में थोड़ी तो आसानी हो कि हाँ, ये रिसर्च कैसा है, क्या कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप एक रिसर्चर हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और उनको या आप आगे लेके जाना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, ग्राउंड पे काम करना, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। जनरली अपना जो लेबोरेटरी होती है उससे निकलना ही कई बार लोगों को लगता है कि भारी है। पीएचडी में हाँ। वैसे भी थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाता है, मुझे खुद पता है। अब मेरे को एक चीज़ जो लोग देख रहे हैं, अगर वो, क्योंकि आपकी वेबसाइट भी है जंगल बेस की, उस पे जाकर के रजिस्टर करते हैं, और आपके वहाँ जो अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, शायद ऑनलाइन भी होते हैं। जी। दोनों तो दोनों प्लेटफॉर्म पे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने रजिस्टर किया जंगल वेज में, तो मुझे अगर ऑफलाइन हूँ तो, ऑनलाइन हूँ तो, दोनों कंडीशन में क्या-क्या सीखने को मिलेगा, जिससे कि मैं कम से कम उतना कि मैं अपने घर पे, मुझे बहुत ज़्यादा माली जो होता है, गार्डनर होता है, उसकी ज़रूरत ना पड़े। अपने ऑफिस में भी मुझे एक सर्टेन आइडिया हो कि मेरी टेबल पे मैं ये 4 चीज़ें ऐसे रख के, इनको देखभाल करके इनको बड़ा कर सकता हूँ। तो उस तरीके से मुझे क्या-क्या सीखने को मिल सकता है? जी। तो बेसिकली जंगलवास 3-4 मॉड्यूल्स पे वर्क करता है। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है कि अगर हम ऑफलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल पे बात करें कि जो इंसान दिल्ली या मुंबई में बैठा है और वो जंगलवास से कनेक्टेड फील करता है और वो अपने घर में खुद का एक ऑक्सीजन स्टेशन डेवलप करना चाहता है, तो हम उसको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो कैसे अपने घर में एक 100 स्क्वायर फीट की बैल्कनी हो या 1000 स्क्वायर फीट की बैल्कनी हो, उसको कन्वर्ट करने में क्या भूमिका प्ले कर सकता है और हम उसको असिस्ट करते हैं। 1-to-1 असेसमेंट भी होता है और सेकंड हमारी क्लासेस चलती हैं।
तो उन क्लासेस में हम लोग के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि सारी चीजें एक जगह नहीं सिखाई जा सकती। बेसिक ऑफ अर्बन गार्डनिंग्स होती हैं, और उस बेसिक ऑफ अर्बन गार्डनिंग्स में जो चीजें हमने अभी डिस्कस करी कि वाटरिंग कंडीशंस है, सॉइल कंडीशंस है, सनलाइट कंडीशंस है, पॉट्स कौन से रखने चाहिए, कहाँ पे रखने चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, कितनी खाद देनी चाहिए, फिर खाद कौन सी होनी चाहिए, खाद बनाना हम सिखाते हैं, बायो एंजाइम्स हम बनाना सिखाते हैं। हम अपने पूरे जंगलवास में सिर्फ और सिर्फ बायो एंजाइम्स, जो बायो फर्टिलाइजर है, उसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, नथिंग एल्स। वही हमारा बायो इंसेक्टिसाइड है, वही हमारा बायो पेस्टिसाइड है, वही हमारा बायो फर्टिलाइजर है। 3 in 1 का काम है। और करंटली जो मैं जंगल डेवलप कर रही हूँ, उसको डेवलप करने में भी हम सिर्फ और सिर्फ बायो एंजाइम ले रहे हैं। दैट इज अ सेकेंड रिसर्च पार्ट, मतलब साइमल्टेनियस रिसर्च है वो, बट एग्जीक्यूशन हम ऑलरेडी जंगलवास में कर चुके हैं। तो वो बायो एंजाइम आप कैसे बना सकते हैं, फिर उस बायो एंजाइम को किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल में उतार सकते हैं, क्योंकि वो कोलन का रिप्लेसमेंट भी है, फ्लॉर डिसइंफेक्टेंट का भी रिप्लेसमेंट है। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से आप कैसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ अर्बन बी कीपिंग है। आप अगर आपके घर में गार्डन है, तो गार्डन में अगर आप सब्जियां लगाना पसंद करते हैं, खुद की जैविक खेती करना चाहते हैं, खुद का ग्रो योर ओन फूड वाले कंसेप्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो पर आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्बन सिटीज में ये है, जो 50वें माले पे रहता है या 13वें माले पे रहता है, उसके संग बिल्कुल। दिक्कत ये आ जाती है कि भाई उसके खिड़की के आसपास कहीं पे भी ना चिड़िया आती है, ना मधुमक्खी आती है, ना बटरफ्लाई आती है। तो पॉलिनेशन कैसे होएगा। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक अलग तरीका है, लेकिन नेचुरल पॉलिनेशन के लिए कि किस तरीके से आप स्टिंगलेस बीज को अपने गार्डन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो हम सिखाते हैं। अर्बन बी कीपिंग जिसे हम कहते हैं, और आप खुद का शहद किस तरीके से ग्रो कर सकते हो, उगा मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो, हाँ। वो हम सिखाते हैं। मशरूम कल्टीवेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो अपनी टेबल टॉप पे किस तरीके से मशरूम्स को ग्रो कर सकते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बहुत पूरा एक कमरा ही चाहिए मशरूम्स को ग्रो करने के लिए। फिर इसी के साथ साथ माइक्रो ग्रीन्स जो है, आजकल उन्हें सुपर फूड्स कहा जाता है, वो एक स्टेप ऊपर है स्प्राउट्स, जो हम अंकुरित अनाज खाते हैं। अंकुरित जो अपनी दालें होती हैं, उसके ऊपर माइक्रो ग्रीन्स है। बेबी प्लांटेड फ्रूट होता है, फ्रूट प्लांटेड होता है। किसी भी जो भी जिन चीजों पे अंकुरित बनते हैं, उन्हीं चीज के हम सुपर फूड्स भी बनाते हैं, यही माइक्रो ग्रीन्स। और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है सैलड्स में, और जो हमारे सैंडविचेस बनते हैं उनकी ड्रेसिंग्स में। लेकिन उसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो स्प्राउट से भी ज्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। सो आपकी बॉडी में अगर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, और उसकी डिपेंडेंसी आप मेडिसिन पे कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक एक थोड़ी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं खान पान की दृष्टि से। तो उसको भी हम एड्रेस करते हैं, क्योंकि पर्यावरण हर एक पार्ट को एड्रेस करता है। और ये तो मैंने बात करी आपसे कोर्सेज और वर्कशॉप्स की, और ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज और वर्कशॉप्स हैं। अ, इसी के साथ साथ अब जब ऑफलाइन पे हम बात करते हैं, तो हम 6 6 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स देते हैं, और 3 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स देते हैं, जहाँ पे लोग जंगलवास में रह करके काम करते हैं। और काम में वो ये चीज समझते हैं कि एग्जैक्टली ग्राउंड पे वर्क कैसे होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी डेवलपमेंट टू एग्जीक्यूशन ऑफ जंगल्स। मतलब हम लोग बेसिकली कंसल्टेशंस भी देते हैं जंगल बनाने के, पॉकेट फॉरेस्ट, ऑक्सीजन स्टेशन, सिटी फॉरेस्ट, और कहीं कहीं अगर यूनिट्स इंस्टॉल होनी है कंपोस्टिंग की, सस्टेनेबल सोसाइटी और कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ एक्सपेंशन मोड पे चीजों को करना है, तो उन सब चीजों के लिए हम काम करते हैं। वर्टिकल ये वॉल्स बन रही है हमारे नारियल की खोल पे। ऑफलाइन ऑफलाइन जो है भोपाल में ही होता है सारा। जी जी, भोपाल में ही होता है, क्योंकि जंगलवास अभी भोपाल में है। होपफुली कुछ टाइम बाद हम इसकी ब्रांचेस भी लॉन्च करें, तो दिल्ली में, मुंबई में हम उस सेटअप्स को भी लाना चाहते हैं। फ्यूचर ये है, जो फ्यूचर ये देख जो रहे हैं हम उस तरीके से। इंटर्नशिप है, आपका इंटर्नशिप है, तो इसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट या ग्रेजुएट स्टूडेंट, क्योंकि काफी लोगों से ग्रेजुएट, बात होती पोस्ट रहती है तो ग्रेजुएट। पूछते हैं। हम्म। तो वो अगर इसमें ग्रेजुएट बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से स्टूडेंट्स, हैं या एग्रीकल बायो बायो से बैकग्राउंड से हैं, तो दे कैन एनी ज्वाइन। स्ट्रीम, एनी स्ट्रीम, जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, एनी ऑफ देम कैन जॉइन दिस कोर्स। तो इसमें क्या सीधी बात है। प्रोसीजर, इंटर्नशिप का क्या प्रोसीजर होता है ज्वाइन करने का?
इंटर्नशिप हमारी हर मंथ स्टार्ट होती है, लाइक बैचेस होते हैं। मैक्सिमम मैं अभी 10 स्टूडेंट्स इनटेक करती हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा मोटिव एक्चुअली इंटर्नशिप का मोटिव ये है कि मुझे मेरी डुप्लीकेट्स कॉपी बनानी है, सिंपल। बिल्कुल लाइक आई वांट टू रेप्लिकेट व्हाट एग्जैक्टली इज इन मी टू ऑल दीज पीपल जो मुझसे जुड़े, और वो जहां पे भी जाएं वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करें। मतलब बिल्कुल सही। ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल रिहैब प्रोग्राम है, जिसमें आप खुद को बदलते हो, अपने आसपास के पर्यावरण को बदलते हो, अपने आसपास की सोसाइटी कम्युनिटीज को बदलते हो, और आपकी जिंदगी जीने का जो पूरा मकसद है वो बदल जाता है। तो अगर आप उस मकसद से जुड़ना चाहते हो तो ही ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आपके लिए वैल्यूबल है, अदरवाइज फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये कहाँ दिमाग खपाने आ गए हाँ, क्योंकि वो तो इसमें है ही, आपको बुरा लगा मैं। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि लैब से एग्जीक्यूशन सीधा लैंड तक कैसे होता है। मतलब जो पेड़ हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से ग्रो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जंगलवास में हम टिश्यू कल्चर के थ्रू भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो हमारी रेयर और एक्सोटिक स्पीशीज है, जो 450 स्पीशीज मैंने आपको बताई, उसमें 150 हमारी रेयर और एक्सोटिक है। उनको कैसे ग्रो करा जाता है? तो भाई टिश्यू कल्चर के थ्रू हमने प्लांट स्पीशीज तो लैब में ग्रो कर ली, लेकिन अब वो लैब में ग्रो करने वाली स्पीशीज लैंड तक कैसे जाएगी और लैंड में कैसे सस्टेन होगी, उसके लिए आपको लैब में एसी से, फील्ड में धूप के नीचे साए साए हवाओं के बीच में काम करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो उस एग्जीक्यूशन पे हम प्रिसाइसली वर्क करते हैं हम इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में। और कुछ हमारी जो मतलब 3 महीने के बाद अगर हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑन गोइंग, तो उन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में हम अपने इंटर्न्स को पे भी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे हैं। अगर फॉरेस्ट डेवलपमेंट है तो अलग, अगर किचन गार्डन डेवलपमेंट है तो अलग, मतलब वर्टिकल वॉल्स का डेवलपमेंट है तो अलग, कंपोस्टिंग यूनिट्स का सेटअप है तो अलग, स्कूल कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स को हम करने जा रहे हैं तो उस चीज के लिए अलग। तो इट टोटली डिपेंड्स, बहुत वाइड स्प्रेड एस्पेक्ट है हमारे। 3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें, हम जंगल डेवलपमेंट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए हम फोकस करते हैं, कनेक्शंस के लिए हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जोड़ सकते हैं और हम जंगलवास की कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि जो मेरा माइंडसेट है वो दूसरों में ट्रांसफर हो सके और एक बिल्कुल बेटर सोसाइटी डेवलप की जा सके। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कोई भी वेरी सीरियस नोट, कोई भी रिसर्चर, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम को देखेगा या आपको वो देखेगा, आपके उस एक तरीके से पैशन को देखेगा, तो उसको ये डेफिनेटली वो इंस्पायर होगा कि जब आप किसी एक फील्ड में हैं तो खाली किताबों से निकल कर या खाली रिसर्च पेपर जो हैं उसके उससे निकल कर उसको ग्राउंड पे आप कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको कितना पैशन चाहिए। क्योंकि जनरली देखिए होता यही है कि अगर पीएचडी कर रहे हैं, अगर उसी एक सिनेरियो की बात ले लें, तो मन होता है कि यार अब सैटरडे संडे कुछ नहीं करेंगे, बहुत दिमाग खपा लिया पूरा हफ्ता है। लेकिन आपको देख करके अभी क्योंकि मैं आपसे जिस वाले प्रोग्राम में मिला था दिल्ली में, जी। आपको वहाँ प्राइज भी मिला, उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा मुझे एक और आपने देखा था, मैंने यूथ आइकन आपको प्राइज मिला। एंड आपके एक दो वीडियोस और भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, लोग वो भी देख सकते हैं, छोटे छोटे वो किसी ने बनाए हुए हैं। क्योंकि मेरा मन था कि पूरी डिटेल में आपसे चर्चा इस बारे में की जाए। तो डेफिनेटली जो लोग देखेंगे यंग रिसर्चर, उनके लिए एक सेट ऑफ एग्जांपल पूरा का पूरा है कि कैसे अगर आप अपनी रिसर्च से प्यार कर रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, आपका वो पैशन है, तो आप कितना अच्छा, खाली अपने लिए नहीं, आप तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे उस चीज़ को। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं आपको देख रहा था अभी, आज भी आप इतनी धूप धूप गर्मी में लगे हुए थे वहाँ पे, तो आप खुद भी एंजॉय करेंगे और आसपास की चीज़ों को आप बदल सकते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, और अपने जिसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि आप उसमें योगदान दे सकते हैं। खाली अखबार पढ़ के या किसी पॉलिसी को सुन के उसको क्रिटिसाइज करने की बजाय इट्स बेटर कि कुछ इनिशिएटिव लिए जाएँ, जैसा कि आपने बहुत अच्छा किया। अब एक चीज़ मैं इसमें अपनी इसको गलती मानूँ क्या मानूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। 30 टू 40 मिनट्स का प्रोग्राम जनरली सोच के हमने शुरू किया था और 1 घंटे से ऊपर हम आ गए हैं। और मुझे लगता है और अगर हम बैठे रहें तो 4, 5, 6 घंटे आपके साथ चर्चा करते रहेंगे तो भी चर्चा नहीं खत्म होगी, इतना आपके पास बताने के लिए है। लेकिन डेफ़िनेटली इन फ्यूचर आपकी पीएचडी के ऊपर या आपका जो रिसर्च पेपर हम अभी बात की साउंड वाला उसके लिए या कुछ और होगी, तो हम किसी और टॉपिक के ऊपर आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे। और ऑब्वियसली उस समय थोड़ा और समय हम कोशिश करेंगे आपसे चीज़ों को पूछा जाए।
आप अपनी तरफ से अभी कंक्लूडिंग रिमार्क में कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, क्योंकि ये उस तरीके की चर्चा नहीं है कि ऑफिशियल बस इतना, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैसेज कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म से जी आप कोई एक मैसेज लोगों को, जनरल पब्लिक को देना चाहें तो आप प्लीज बता सकते हैं, उसके बाद फिर हम कंक्लूड कर देंगे। जी मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स थोड़े ब्लंट देती हूँ, मतलब इस चीज जी के लिए जी, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे बिल्कुल ऐसा चिंता लगता है मत कि करिए, आप दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो ऑक्सीजन वापस एनवायरनमेंट में उतनी पहुंचे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम पानी से नहाते हैं, हम पानी पीते हैं, उसका संरक्षण करने का दायित्व भी हमारा है। हम मिट्टी में पेड़ पौधे उगा रहे हैं तो उसको संरक्षित करने का काम हमारा है। और अगर उसको कोई खराब कर रहा है तो उसको रोकने का काम भी हमारा है। सिर्फ हमारे घर तक हमारी चीजें सीमित नहीं रहती, हमारे घर के बाहर हमारी चीजें लागू होती हैं। अगर हम प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम लोगों को करने भी ना दें, इस तरीके का हमें परिकल्पना अपने दिमाग में उतारनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है, सिंपल सा है, बहुत सेल्फिश एस्पेक्ट है क्योंकि ह्यूमन बहुत बड़े सेल्फिश होते हैं। तो मैं जब 50 साल की होने वाली हूँ, मेरे पास मेरा खुद का ऑक्सीजन स्टेशन है। मेरे घर में जितने भी लोग हैं, और मेरे घर में मेरा नेफ्यू है जो भी 6 महीने का है, तो भाई उसके लिए उसका फ्यूचर सेट है, भाई उसको तो दिक्कत बिल्कुल। नहीं आ रही, ऑक्सीजन की तय है। अब मुझे आप ये बताइए कि आप में से जितने लोग यहाँ बैठ करके हमें सुन रहे हैं, आप में से आपके पास खुद का ऑक्सीजन स्टेशन कितना है? किस के पास है? तो इस चीज पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस पूरी जो हमारी 1 घंटे की चर्चा रही, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये रहेगा कि कितने लोग इसको समझ करके अपने जीवन में उतार पाएंगे धीमे धीमे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप तुरंत करो, तुरंत आज जाओ सारे पेड़ लाओ, नहीं, ये सब नहीं। आप इस चीज से खुद को कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और धीमे धीमे आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, और इस परिवर्तन को आप धीमे धीमे अपने साथ उतरते हुए देख रहे हैं। वो हमारा एस्पेक्ट है। माइंडसेट, पॉलिसी मेकिंग, जो देखिए सरकार को जो काम करना है वो करेगी, लेकिन आपके घर में क्या काम होना है ये तो आपके हाथ में है ना। तो बिल्कुल। आप अपने घर पे फोकस कीजिए, आप खुद पे फोकस कीजिए, आप अपने आसपास की सराउंडिंग को फोकस कीजिए। आप अपने आसपास के अगर 10 लोग को भी इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो आपकी सक्सेस स्टोरी है। आज की डेट में 4 साल जंगलवास में काम करने के बाद, जंगलवास को बनाने के बाद, जब चालू हुआ था तो नाम भी नहीं था। अम, जंगलवास आज एक रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके माध्यम से अभी करंटली हम 2 जंगल्स बना रहे हैं। ये 2021 में जब मुझे नेशनल रिकॉर्ड मिला था, ONG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का, जो सबसे छोटा मिनी ऑक्सीजन स्टेशन बनाने का मिला था, मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ बैठ करके ये चीज बोलूंगी। तो ये सब हमारी परिकल्पना होती है, मैनिफेस्टेशन होती है, हम चीजों को सोचते हैं और उसको करना पड़ता है ग्राउंड पे। तो ये 4 साल बाद आज की डेट में मार्च में हमें मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का पहला राज्य युवा पुरस्कार मिला है पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर अंतर्गत, जो मध्य प्रदेश में मात्र 6 युवाओं को दिया गया है। और पर्यावरण की श्रेणी में अपन को मिला है, जो जंगलवास ने काम किया है मात्र पिछले 4 साल में, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये जो छोटे छोटे रिकग्नाइजेशन होते हैं ना, ये आपको एक रॉकेट की तरह काम करते हैं, बूस्टर्स की तरह बिल्कुल। काम करते हैं। तो हमें इन सब चीजों से पर नहीं लगाना है, मतलब अगर कोई रिकग्नाइजेशन मिलती है तो ऐसे नहीं कि पर लगे हुए उड़ रहे हैं हवा में, नहीं। ग्राउंड पे तो काम करना ही है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे काम करना छोड़ दिया तो आप खत्म हो जाएंगे। बट ये सारी चीजों से अगर आप लोगों को, मतलब ये सारी रिकग्नाइजेशंस के बाद 10 लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और उन 10 लोगों को जोड़ने के बाद आप 5 लोगों को भी कन्वर्जन मोड में डाल रहे हैं, वो सक्सेस स्टोरी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, उसमें से अगर 5% लोग भी कन्वर्जन के मोड में आते हैं, तो वो हमारी सक्सेस स्टोरी रहेगी आज इस 1 घंटे की चर्चा की। बिल्कुल। और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी वेबसाइट का लिंक, और अगर कोई रजिस्ट्रेशन करने का डायरेक्ट और भी लिंक है तो आप मुझे भेज देंगे, तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में वो रख देंगे, तो जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, तो ताकि अगर वो ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी तरीके से वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो ज़रूर करेंगे। एंड मैं खुद से भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये एक वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करूँगा, बिल्कुल। तो इसी के साथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और अगर
अगर मैं अपनी तरफ से वैसे बोल देता हूँ, अगर ज़्यादा थोड़ा लंबा समय हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन नहीं, क्योंकि नहीं, था बिल्कुल इतना नहीं। कुछ और मेरा मन नहीं था कि मैं आपको बीच में टोकूँ, आप जितना ज़्यादा बता सकें, लोग उतना सुनें, उनके वो काम आए। तो इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम फिर मिलें किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा के लिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक